नमस्कार बच्चों। आज हम टाइम सेवर कोर्स में हमारे एरिया अंडर द कर्व, एक तरह से सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस उसके साथ आपके सामने हैं। और इस चैप्टर की यदि खासियत थोड़ी सी, जैसा कि हर चैप्टर के पहले हम डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस कर ली जाए तो इस चैप्टर का खासियत ये है कि भाई मेरे, ये एक आसान चैप्टर है कैलकुलस के। अब जो दो चैप्टर बचे हैं, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही आसान चैप्टर हैं। दोनों के क्वेश्चन जेई मेंस में भी आएंगे और एडवांस में भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, इसके क्वेश्चन के बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। जैसा मैं कहता रहा हूँ कि कैलकुलस जो है वो आपके जेई सिलेबस में, मैथ्स में एक आसान सेगमेंट है, आसान सेक्शन है। तो इस आसान से सेक्शन के भी ये दो चैप्टर जो हैं, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे बचे हैं, ये काफ़ी आसान है। एरिया में यदि थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो कुछ भी नहीं है। हम कुछ थ्योरी आज देखेंगे और वो थ्योरी बड़े ही काम की है और उससे आपका सारा का सारा सब कुछ बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आपको थोड़ा सा काम यहाँ पे करना होगा। उस प्रैक्टिस के तहत आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जेई मेंस में इसके क्वेश्चन काफ़ी आसान आते रहे हैं, और आसान आते रहे हैं तो बहुत गंदगी वाले किसी क्वेश्चन को यहाँ पर करने की सच ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, पार्ट 1 के अंदर थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करना है। हालांकि पार्ट 2 यहाँ एडवांस की भी बात करें तो यहाँ पर एरिया में बहुत ज़्यादा गंदे क्वेश्चन नहीं आते रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सब कुछ आसान ही बनता है। तो इसका मतलब चैप्टर, जैसा मैंने कहा, आसान है। शुरू करते हैं एरिया अंडर कर्व। और एरिया अंडर द कर्व में थियोरेटिकल पार्ट जो है वो क्या है और वो क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आखिर है क्या? अब सबको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या हुआ था। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमने देखा था कि कहीं ना कहीं आप सबको समझ में भी आ गया था कि a से b एफ एक्स डी एक्स यदि कभी आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन, तो वो x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसका एल्जेब्रिक सम देता था। जो कर्व का हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर होता था उसमें पॉजिटिव आता था, जो एक्स एक्सिस के नीचे होता था उसमें नेगेटिव आता था। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर हमने समझी थी और इसको यूज भी किया था। याद कीजिए, बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमने एरिया से ही कर दिए थे। कितने सारे क्वेश्चन में हमने ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट एज सच लगाया और हमारा आंसर आ गया था। यही सिखाने की कोशिश भी थी उस चैप्टर के अंदर कि हमें मिनिमम इंटीग्रेशन डील किए हुए कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर को कर सकते हैं, और उसमें एरिया का बहुत प्रॉम्प्ट और बहुत बड़ा रोल था। जी हाँ, ये एरिया अंडर द कर्व वही डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही आया हुआ है। बस फर्क क्या है, यहाँ एल्जेब्रिक सम नहीं चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 0 से 2 पाई साइन एक्स यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 2 पाई साइन एक्स में क्या होगा कि 0 से पाई में साइन एक्स का हिस्सा ऊपर होगा, पाई से 2 पाई में साइन एक्स का हिस्सा नीचे होगा, दोनों के एरिया बराबर होंगे। तो फिर यहाँ और यहाँ जो आपको मिलेगा वो अलग अलग साइन के साथ मिलेगा, तो सम क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें सम 0 नहीं चाहिए। इस बार जो हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है वो भी एरिया तो बाउंड किए हुए है, तो हम उस एरिया का एल्जेब्रिक सम ना निकाल के एरिया का सम निकालेंगे। हमने देखा था कि 0 से पाई में साइन के एक लूप का एरिया 2 और पाई से 2 पाई में साइन के लूप का एरिया 2, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे, इसलिए उसे हमने क्या लिया, -2, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनका सम 0 आ गया। यही हुआ था। लेकिन अब एरिया के केस में हमें क्या करना है कि 0 से 2 पाई में हमें क्या करना है, तो 0 से 2 पाई में डेफिनेट इंटीग्रल तो 0 आ गया था, लेकिन हमें एरिया करना है। तो जैसा मैंने अभी अभी समझाया कि नीचे वाला भी हमें ऊपर ही लेके करना है, एक तरह से नीचे वाले का एरिया ही काउंट करना है, प्लस माइनस हमें यहाँ पे नहीं देखना है। एरिया यदि बाउंड हो रहा है तो हमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है। और यदि एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है, ये टेंशन ही नहीं है, तो फिर एरिया का सम आएगा, एल्जेब्रिक सम नहीं आएगा। तो अब बात आती है कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो एल्जेब्रिक सम ही आएगा, और एरिया निकालना भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, क्योंकि अजीबोगरीब कर्व के एरिया हम हमारे कोई किसी फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते। रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, ट्रेपेजियम हो, तो इनका एरिया फिर भी समझ लिया कि हमने क्या कहते हैं किसी फॉर्मूले से निकाल लिया। लेकिन हर किसी कर्व का एरिया
ऐसे तो नहीं निकाल सकते, वहां इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या चेंज करें डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कि वहां एल्जेब्रिक सम ना आके सिर्फ सम आ जाए। बेसिक सेंस, बेसिक कॉमन सेंस कि यार हम कुछ ऐसा करें कि जो कर्व का एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाए। अब यदि वो ऊपर शिफ्ट ही हो जाएगा तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। जी हाँ, यदि वो ऊपर शिफ्ट ही हो जाएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है या नहीं है? तो अब क्या करें बताओ कि नीचे वाले कर्व को ऊपर शिफ्ट करें। क्या करना चाहिए किसी फंक्शन में कि नीचे वाला कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाए? कुछ नहीं यार, आप खुद सोचो क्या करना चाहिए कि sin x का ग्राफ हम सबको पता है कि ऐसा होता है। यदि मैं sin x की जगह मॉड sin x की बात करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं। आप सबको पता है कि मॉड जब अंदर की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है तो प्लस साइन से खुल जाता है। तो फिर जब मॉड साइन एक्स है तो साइन एक्स जब पॉजिटिव है तो प्लस साइन से खुल जाएगा, और मॉड साइन एक्स भी किसके बराबर होगा? साइन एक्स के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब मॉड साइन एक्स के बराबर होगा यदि अंदर की वैल्यू नॉन नेगेटिव है। क्या होगा जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए? हाँ जी, जब साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना मेरे बच्चे, मॉड माइनस साइन से खुल जाएगा। माइनस साइन से खुल जाएगा इसका मतलब क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में फर्क क्या है भैया? साइन एक्स और माइनस साइन एक्स की यदि बात की जाए तो जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा, और जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये साइन एक्स नेगेटिव है तो हमारा मॉड एक्चुअली माइनस साइन एक्स बन गया, माइनस साइन एक्स बन गया, और साइन एक्स उसमें नेगेटिव है। अल्टीमेटली ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव वैल्यू क्या आ गया? आपने माइनस लगा दिया। हाँ, इसका मतलब यहां जब साइन एक्स पॉजिटिव था तब तो जैसा साइन एक्स का ग्राफ वैसा ही मॉड साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन जब साइन एक्स नेगेटिव है तब भी साइन हमें पॉजिटिव होके ही मिलेगा। यानी अंदर माइनस हाफ है तो मॉड पर हाफ ही मिलने वाला है, अंदर -1 है मॉड की वैल्यू 1 ही मिलने वाली है। इसका मतलब जहां भी साइन एक्स नेगेटिव है वहां भी मॉड लगाने से ग्राफ अब हमेशा कहां मिलेगा? ऊपर। तो बहुत आसान तरीका है, यदि आप किसी ग्राफ के किसी फंक्शन के एक्स एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को भी एक्स एक्सिस के ऊपर लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना सा करें कि उस पर मॉड लगा दें। मॉड लगाते ही नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जैसे ही नीचे वाला हिस्सा ऊपर ट्रांसफॉर्म होगा खेल खत्म। खेल कैसे खत्म? अब इंटीग्रेट कर दो जी, और इंटीग्रेट करोगे तो क्योंकि पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है एल्जेब्रिक सम नहीं आएगा, क्या आएगा? सम आएगा। तो बस यहीं से आपके एरिया का बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो अब ये है, क्या है? अब हम कुछ अलग अलग केसेस में एरिया की बात करेंगे। तो वो देखिए क्या है। केस 1 एरिया का, एरिया बाउंडेड बाय y equals to area bounded by, देखिए y equals to fx, x axis, line x equals to a and x equals to b will be। एक चीज ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के अंदर, और वो क्या ध्यान रखना है कि भाई मेरे यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जितना भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, जितना आसान हो, आपको सारी बाउंड्रीज दी जाएंगी। जो एरिया बाउंड हो रहा है उसकी सारी बाउंड्रीज आपको दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि निकाल दो एरिया, ना, कौन सा एरिया निकाल दो ये बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक्स एक्सिस बाय डिफॉल्ट लेना है, ना, वो दिया जाएगा। यदि दिया गया है कि एरिया की एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है तो ही एक्स एक्सिस को कंसिडरेशन में लेना है। यानी अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो जिनसे बाउंड हो रहा है उन सब बाउंड्रीज को आपको बताया जाएगा, उन सब बाउंड्रीज को आपको बताया जाएगा। तो बस यहां यही करना है। तो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b विल बी क्या जी? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b mod f x
dx। कि a से b में आप मॉड fx को इंटीग्रेट कर दो, आपको आपका एरिया मिल जाएगा। हमें पता भी था ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो fx x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b, ये दो वर्टिकल लाइन और साथ ही साथ x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया निकालता है। बस वहां वो एल्जेब्रिक सम निकालता है, तो हमने एल्जेब्रिक सम में प्लस माइनस का लोचा खत्म कर दिया, मॉड लगा कर दिया नहीं कर दिया। ये हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में एरिया आ गया। अब एक और चीज ग्राफिकली समझें तो फिजिक्स में जो आप करते आए हैं वैसा ही कुछ है। से ये x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b वाली बाउंड्रीज है मेरे बच्चे, ये y इक्वल्स टू fx है। फिजिक्स में आप कैसे करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, कई जगह आपने एरिया निकाला होगा। तो सॉलिड एरिया भी इवन आप लोग निकालते हैं फिजिक्स में, तो ये आप क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं और ये कहते हैं कि सर ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसकी लेंथ, इसकी विड्थ जो है वो dx है और इसकी ये जो हाइट है वो y है। एक स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया आता है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है कि भैया y इंटू लेंथ इंटू विड्थ, तो यहां पर क्या हो जाएगा y इंटू dx। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया y इंटू dx आ गया, लेकिन हमें पूरे कर्व का एरिया निकालना है। तो आप याद कीजिए, आप ऐसा ही तो करते हैं कि इनिशियल से लेके फाइनल तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b। ऐसा ही किया आपने, वो यहां भी है, यहीं से सारी कुछ सब कुछ आया है। बस फर्क क्या है, y किसके इक्वल लेना है, मॉड fx के इक्वल। y किसके इक्वल लेना है, मॉड fx। fx नहीं लेना है क्योंकि एल्जेब्रिक सम आ जाएगा, एल्जेब्रिक सम ना आए इसलिए हमें f पर क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू मॉड fx जो है वो हम लेंगे। तो यहाँ एक्चुअली अब बात आती है कि सर y मॉड fx लेंगे या y का भी मॉड लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि y का मॉड लेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है इस कर्व का कुछ हिस्सा नीचे हो तो वहां तो y कोऑर्डिनेट हाँ नेगेटिव हो रहा होगा, तो हमें y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव नहीं लेना है, इस हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो फिर y इक्वल्स टू fx, x एक्सिस, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b। इन बाउंड्रीज के बीच में जब भी एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b मॉड y dx, ये वर्टिकल स्ट्रिप लेकर आप एरिया निकाल रहे हैं और मॉड y किसके इक्वल, मॉड fx के इक्वल। ये बिल्कुल बेसिक वाला है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिया का। अब आते हैं चीजों को चेंज करते हैं। चीजों को चेंज कैसे करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू fx, एरिया bounded by y equals to fx, y axis y equals to a and y equals to b। कि area bounded by y equals to fx, y axis and y equals to a, y equals to b, ये निकालना है। और इस बार देखिए y axis के साथ एरिया निकालने की कह रहा है भैया, ये कुछ ऐसा है। अब y एक्सिस के साथ एरिया निकालने की कह रहा है मेरे बच्चे, तो देख यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो आप, इस बार हम एक्चुअली क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब आपको पता है कि ये जो यहां पर है ये कितना बन गया, ये dy बन गया। ये क्या है जी, ये आप सबको पता है कि ये तो x है। तो फिर यहां एरिया इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कितना नजर आ रहा है कि भैया एरिया जो आएगा वो आएगा a टू b। ये y इक्वल्स टू a है, ये y इक्वल्स टू b है। किसको इंटीग्रेट करना है, इस रेक्टेंगल के एरिया को। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, मॉड x dy। इज दैट क्लियर। ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा a टू b। और देखिए मॉड x dy y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, x को एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे। जैसे हमने यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था तो हमने क्या किया, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, f ऑफ x लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यदि अब आप y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाह रहे हैं, यानी एरिया चाह रहे हैं, तो फिर आपको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो भैया मेरे x जो है उसको आप y के टर्म में लिखोगे, तो ये बनेगा f इनवर्स ऑफ y dy। y इक्वल्स टू fx है,
तो x क्या हो गया, f इनवर्स y हो गया। तो यहां होगा क्या, जब y एक्सिस के साथ एरिया निकालोगे तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x को y के टर्म में लिखना है, और यदि x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो फिर क्या करना है, y को x के टर्म्स में लिखना है। इज दैट क्लियर? यस जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो बेसिक केस है जहां x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया और y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया हम निकाल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट में अगला मेरे बच्चे, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय y equals to fx, y equals to gx, x equals to a, x equals to b। अब एक नहीं दो कर्व हैं, दो कर्व से बाउंडेड एरिया x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में। तो दो कर्व से बाउंडेड एरिया x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में हम इस पूरी सिचुएशन को स्केच कर लेते हैं। से ये मेरे बच्चे fx है और से ये gx है। ये हमारा बचा मान लीजिए x इक्वल्स टू a है, ये हमारा x इक्वल्स टू b है। जैसा मैंने आपसे कहा था अभी कुछ देर पहले ही कि जब भी एरिया का क्वेश्चन होगा हर बाउंड्री आपको दी जाएगी कि किन किन बाउंड्रीज ने मिलकर एरिया को बाउंड किया हुआ है। तो देखो आप, ये ना है, हाँ यही तो है, यही तो है, आप देखो ना यही है, ये वाला एरिया निकालना है। इस बार एक्स एक्सिस बाउंड्री नहीं है तो एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन से निकलेगा। लेकिन अब आप सोचो क्या करेंगे मेरे बच्चे। यहां पर इतना सा है कि ये मान लीजिए मैं ऑरेंज वाला पूरा एरिया निकालता हूं, यानी एफ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया निकालता हूं, और फिर उसमें से मैं क्या करता हूं, ये जो है पिंक वाला एरिया माइनस कर देता हूं। तो आप सोचो जब मैं पूरा ऑरेंज वाला निकाल के पिंक वाला माइनस करूंगा तो ये येलो वाला बचेगा जो हमें एक्चुअली चाहिए। बहुत आसान है। तो यहां पे क्या करेंगे, अभी अभी हम देख चुके हैं, एफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी से बाउंडेड एरिया क्या होगा वो आपको पता है, ए से बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। तो जी हाँ ऐसे कर देंगे कि ए से बी मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस, अब जी से बाउंडेड एरिया ये पिंक वाला तो वो कैसे आ जाएगा, ए से बी मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा, बिल्कुल ये आ गया। लेकिन अब देखिए ये जो हमने लिखा है इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है मेरे बच्चे कि यहां आप देखो कि आपको दोनों का मॉड लेना पड़ेगा, दोनों का मॉड लेके आप जो है वो माइनस करेंगे। तो यहां पर अब आपको सारी चीजें जे समझ में आनी चाहिए, क्या दोनों का मॉड लेना चाहिए अलग अलग, क्या दोनों का अलग अलग मॉड लेना चाहिए या f माइनस जी का मॉड लेना चाहिए। भाई मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ ये निकालूं या ये निकालें। ये निकालें या ये निकालें, ये बताएं आप। तो आपको हाँ सारी चीजें कि भाई ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है। हाँ अब देखो कुछ लोग जो है चक्कर में पड़ गए, कुछ लोग जो है ऊपर वाला बोल रहे हैं, कुछ लोग नीचे वाला बोल रहे हैं, अजीब व गरीब चल रहा है। देखो आप मान लीजिए ये आपका एफ एक्स है, ठीक, मान लीजिए ये जी एक्स है, समझेगा छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ थ्योरी में हम पूरा समय लेंगे, उसका रीजन ये, वरना थ्योरी तो खत्म है, 5 मिनट में खत्म हो जाती है थ्योरी। लेकिन मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा कि हमें कैसे डील करना है, हम अपनी कैलकुलेशन में एरर ना हो ये कैसे इंश्योर करेंगे, कैलकुलेशन जो है कम से कम हो ये कैसे इंश्योर करेंगे, इन सब बातों को यहाँ करने वाले हैं। मेरे बच्चे आपने एफ का मॉड लिया, एफ तो पहले से एक्स एक्सिस के ऊपर है, मॉड लेने से फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक, ये लिखिए ये आ गया। लेकिन अब आपने क्या किया, जी का मॉड लिया, जी का मॉड लिया। जी क्या करेगा, मॉड लेने से जैसा मैंने बताया होता क्या है कि जो एक्स एक्सिस के नीचे है कर्व का हिस्सा वो भी ऊपर आ जाता है। तो एक्चुअली
ये जी का मॉड हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी में जो एरिया आपको चाहिए था वो मिलेगा या उससे कम मिलेगा? हाँ भाई, हमें तो एरिया ये चाहिए था ना, हमें तो ये एरिया चाहिए था। F और G से x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी से, हाँ, B के बीच में बाउंडेड एरिया, और हम कौन सा निकाल दिए? हम तो भाई साहब ये वाला एरिया गायब कर दिए। अब हमें ये वाला एरिया नहीं मिलेगा कि जैसे ही हमने G पर मॉड लगाया उसका नीचे वाला भी ऊपर चला गया, तो अब जो हमें एरिया मिलेगा वो तो इतना कम मिलेगा रिक्वायर्ड एरिया से। मिलेगा नहीं मिलेगा? आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जबकि करना नहीं था। इसका मतलब लोचा है। ये कई लोग लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं ये कब सही है? जब या तो दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर में, दोनों एक्स एक्सिस के नीचे हो। यानी मॉड लेने से यहां पर एज सच कोई फर्क ना पड़े, इस तरह का लॉस ना हो, ये वाला प्रोसेस गलत है। ये दिमाग में आता है, इसीलिए आपको समझाया कि भाई लोचा हो जाएगा कब? जब एफ में तो मॉड लेने से फर्क नहीं पड़ा और जी में मॉड लेने से क्या हुआ कि नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया। हमें तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया चाहिए था। अब जैसे ही हमने मॉड लिया ये ऊपर चला गया तो इतने एरिया का लॉस हो गया, वो नहीं मिलेगा हमें। ये गलत है। तो फिर क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। आप देखो एफ माइनस जी करो आप तो, अब जैसे ये है एफ माइनस जी करो और फाइनली मॉड लो, आपको फाइनल आंसर सही मिलेगा। बस बात आती है कि सर एफ माइनस जी पर हम मॉड क्यों लगा रहे हैं? एक्चुअली कुछ नहीं मेरे बच्चे, अब हमारे लिए एक नया कर्व बन गया है, एफ और जी नहीं, एफ माइनस जी हमारे लिए एक नया कर्व बन गया। ये कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट में आप सोचो ना कि यदि मैं एफ माइनस जी का मॉड लगा रहा हूं तो ग्राफ ऐसा है तो भी लोचा नहीं है, ग्राफ ऐसा था तो भी कोई लोचा नहीं है, ग्राफ में दोनों के दोनों कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएं तो भी लोचा नहीं है। एफ माइनस जी से तब भी ये मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? फाइनल मॉड लगा दें। अब बात आती है कि फाइनल मॉड क्यों लगाने से, फाइनल मॉड न लगाएं तो चलेगा क्या काम? फाइनल मॉड न लगाने पे, फाइनल मॉड न लगाएं तो काम से ही चलेगा। फाइनल मॉड इसलिए लगाना जरूरी है, उसको समझिएगा कि भाई मेरे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, ये एफ एक्स, ये जी एक्स। हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें ये एरिया चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल ये चाहिए। तो आप जब f माइनस जी करोगे आप, तो फिर आप देखो यदि मॉड नहीं लगाओगे तो क्या लोचा हो जाएगा। अब फाइनल मॉड लगाना क्यों जरूरी है भाई मेरी? जब मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो देखो ये मान लो कोई x1 है और ये कोई x2 है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि a से लेके x1 तो f का ग्राफ ऊपर है, g का नीचे है, तो f माइनस जी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। यदि आपने x1 से x2 देखा तो g ऊपर है f नीचे है, तो यहां g माइनस f लेना पड़ेगा, बिल्कुल। और x2 से लेके b तक क्या होगा? x2 से लेके b तक f लेना है ऊपर। यानी अल्टीमेटली कब कौन ऊपर है ये मैटर करता है। यदि मैं हर बार f माइनस जी ले लूंगा तो होगा क्या? हर बार यदि मैं इस पर मॉड लगाए बिना सीधा f माइनस जी ले लेता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए f माइनस जी से यहां तो एरिया पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां f माइनस जी नेगेटिव है, क्योंकि g ऊपर है तो g का एरिया ज्यादा है और f का एरिया कम है x एक्सिस के साथ, तो डिफरेंस निकालूंगा तो नेगेटिव आएगा और फिर यहां पॉजिटिव आएगा। तो एक्चुअली यदि मॉड नहीं लगाऊंगा अलजेब्रिक सम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। और हमें अलजेब्रिक सम नहीं चाहिए होता है, तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा। ये मॉड क्या इंडिकेट कर रहा है? ये मॉड कह रहा है कि भैया आप अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड प्लस साइन से खोलो, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, मॉड माइनस साइन से खोलो। तो इसका मतलब जब हम यहां देखेंगे a से लेके x1 तो f माइनस जी पॉजिटिव है, प्लस साइन से खोल देंगे। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि x1 से लेके x2 अब f माइनस जी नेगेटिव है, तब हम क्या करेंगे? तब इसको माइनस साइन से खोलेंगे, तब इसको g माइनस एफ लिखेंगे। तो सारी चीजें अपने आप हो गई, हर टर्म आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो अलजेब्रिक सम आने की जगह सम आ जाएगा।
बिल्कुल वैसे ही है कि एफ एक्स की जगह हमने हाँ किसका सा क्या कहते हैं इंटीग्रेशन किया, मॉड एफ एक्स का, तो एफ माइनस जी की जगह मॉड एफ माइनस जी। हाँ यदि एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि ए से बी के बीच में कहीं कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो आप सीधा लिख सकते हो, खाली एफ माइनस जी लिख सकते हो, आप उस पर मॉड ना लगाओ। लेकिन अब इन सब चीजों से मुझे एक चीज समझ में आती है। क्या समझ में आती है कि आप लोग सोचिएगा कि इसका मतलब इस तरह के हाँ क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। यही दिमाग में आता है ना कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये मैटर करता है कब एफ ऊपर कब जी ऊपर। तो जहां एफ ऊपर होगा वहां एफ माइनस जी लिखेंगे, जहां जी ऊपर होगा वहां जी माइनस एफ लिखेंगे, यानी इस तरह के उसमें हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। इवन इफ इसमें भी ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी वही है, जब ऊपर होगा तब इसको प्लस साइन से खोलना होगा, जब नीचे होगा इसे माइनस साइन से खोलना होगा, तो यहां भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका अल्टीमेटली हमें इन सब क्वेश्चन में समझ में आता है कि एरिया के क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ग्राफ बनाना होता है। अब बात आती है, क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम ग्राफ बनाने से बच जाएं? क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम ग्राफ बनाने से बच जाएं? हाँ, यही चीज सीखनी है कि कैसे हम ग्राफ बनाने से बच सकते हैं। देखिए, मैं अब यहां जो आपको बताऊंगा उसमें यही कि आपकी कोशिश रहेगी कि आप ग्राफ बनाने से बचे। तो वो कैसे बच सकते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ग्राफ बना के क्वेश्चन कर रहे होते हैं 70-80% क्वेश्चंस में ग्राफ बना के क्वेश्चन करने से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेंदी होता है, समय की बर्बादी होती है, और यही से तो सब और हम का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी हम बार बार बात करते हैं। तो फिर हमें यदि हम में जाना है, सब में नहीं जाना है, तो हम जहां जहां संभव हो ग्राफ बनाने से बचें, क्योंकि ग्राफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। हमने अभी मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी में शुरू में कुछ क्वेश्चन किए, हमने ग्राफ बनाए थे, वहाँ हमने फंक्शन का डोमेन देखा, रेंज देखा, हमने फिर उसको डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्सिमा मिनिमा कहाँ वो इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, इन सब की बात करी, तब जाके कहीं स्केच बना। हुआ नहीं हुआ? उसमें भी यदि एग्जैक्ट चाहिए तो कॉन्केविटी देखने के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव पर भी काम किया। तो लंबा काम है। तो क्या हम ग्राफ बनाने से बच सकते हैं? देखिए, इन सारे केसेस में आप ग्राफ बनाने से बच सकते हो। यदि ग्राफ को अवॉइड करना है, देखिए एक चीज तो ध्यान रखें, f और g से x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में बाउंडेड एरिया a से b मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स ही होता है। अब कैसे ग्राफ बनाने से बच सकते हैं? मेरे बच्चे, जब ये वाला स्केच है x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, ये एरिया निकालना है, ठीक? तो मैं a से b मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स लिखूं, या a से b एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स लिखूं। यानी मॉड अंदर लगाऊं या बाहर लगाऊं फर्क नहीं पड़ता है। आप कहोगे काहे नहीं पड़ता है? आप कहोगे कि दोनों जगह मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां कौन एफ है कौन जी है ये नहीं बताया मैंने ये नहीं बोला कि ये एफ है ये जी है, या ये नहीं बोला कि ये जी है ये एफ है। मुझे नहीं पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्योंकि उसको पता करने के लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं ग्राफ नहीं बनाना चाहता, तो मैंने क्या किया, मैंने तो एफ माइनस जी को इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं पहले मॉड लगाऊं या बाहर मॉड लगाऊं, एक ही बात है। यदि बीच में कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं है ए से बी के बीच में, आप किसी जगह मॉड मत लगाओ, आप तो एफ माइनस जी को इंटीग्रेट करो और लास्ट में आके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। भाई आपने एफ माइनस जी को इंटीग्रेट किया तो फिर ये कंफर्म है कि यदि वो पॉजिटिव आया तो इस पूरे इंटरवल में एफ ऊपर था जी नीचे था।
लेकिन यदि वो नेगेटिव आ गया तो समझ जाना इस पूरे इंटरवल में जी ऊपर था एफ नीचे था, आपको जी माइनस एफ लेना था, आपने एफ माइनस जी ले लिया है। तो भैया मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्राफ के पछड़े में ना पड़े आप। तो सीधा यदि आपसे कहा जाए कि एफ एक्स जी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में आपको जो एरिया बाउंडेड है वो निकालना है, तो आप पहले तो ये इंश्योर करें कि ए से बी के बीच में एफ एक्स और जी एक्स के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, और यदि नहीं है तो आप तो f माइनस जी को इंटीग्रेट कर दे और फाइनल वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले। पॉजिटिव होगा तो आपका एजम्पशन f माइनस जी सही रहा होगा, नेगेटिव होगा तो आपका एजम्पशन f माइनस जी गलत था, आप मॉड लगा के उसे सही बना लें। अंदर वाले मॉड और बाहर वाले मॉड में जमीन आसमान का फर्क है। अंदर वाले मॉड में क्या टेंशन लेनी होती है, कब f ऊपर कब g नीचे, कब f नीचे g ऊपर, कब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब अंदर की वैल्यू नेगेटिव, टेंशन लेनी होती है। बाहर वाले मोड पे कोई टेंशन नहीं है, इंटीग्रेट कर दिया एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है बस। 7 आया तो 7 ही है, -7 आया तो भी 7 ही है, यही तो है। तो ये कहीं ज्यादा आसान है इससे। लोचा कब होता है, जब अभी अभी आपको समझाया कि आपका फंक्शन कहीं किसी जगह इंटीग्रेट क्या कहते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस कर जाता है। x इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी, से दिस इज एफ दिस इज जी, हाँ क्या कहते हैं जी, ये बीच में कहीं मान लीजिए x1 पर इंटरसेक्ट कर गया, तो अब हमारा एरिया जो हमें ये वाला निकालना है उसका एक्चुअल फॉर्मूला तो क्या है भैया, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है a से b मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। लेकिन इसमें मुझे क्या टेंशन लेनी है, अंदर की वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। पॉजिटिव होगी प्लस साइन से खोलेंगे, नेगेटिव होगी माइनस साइन से खोलेंगे। इसका मतलब यहां हमें टेंशन लेनी है कि ग्राफ में कब एफ ऊपर है कब जी ऊपर है। उस टेंशन से बचने का तरीका आप सबसे पहले यहां पर निकाल लो कि भैया ए से बी के बीच में कहीं एफ एक्स और जी एक्स के ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का सोल्यूशन तो नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहां एफ और जी दोनों बराबर हो रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ए से बी के बीच में तो नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेनी है, एफ माइनस जी को इंटीग्रेट करके एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर कर देनी है। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए x1, तो देखो जो स्केच हमने बनाया है उस स्केच के हिसाब से तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ माइनस जी ए से x1, फिर g माइनस एफ x1 से लेके b, यानी a से लेके x1 तो f माइनस जी को इंटीग्रेट करेंगे, x1 से लेके b जो है वो g माइनस एफ को इंटीग्रेट करेंगे। यानी हमें ये पता होना चाहिए कब कौन ऊपर कब कौन नीचे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ अब मैं कह रहा हूं यार ये एरिया इसके बराबर नहीं है क्या, a से x1 f माइनस जी डी एक्स प्लस x1 से b f माइनस जी डी एक्स। बस मैं क्या कर रहा हूं, इसकी अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं, इसकी अलग से ले रहा हूं। इसमें ग्राफ बनाने की टेंशन है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, हम सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ए से बी के बीच में इसका एक सोल्यूशन आ गया से x1, तो हमने कुछ नहीं किया, a से लेके x1 तक f माइनस जी कर दिया, x1 से लेके b तक हमने f माइनस जी कर दिया और दोनों की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। काहे लोचा खत्म, काहे कि भैया a से लेके x1 में जो भी ऊपर है जो भी नीचे है हमें उससे मतलब नहीं है, हम f माइनस जी कर दे रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वो f ऊपर था g नीचे था, नेगेटिव आ रहा है तो इसका उल्टा था। तो हम तो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट खत्म किए दे रहे हैं, या मॉड लगा दे रहे हैं, एरिया आ जाएगा। फिर हमने x1 से b में भी ये टेंशन नहीं ली कि कौन ऊपर कौन नीचे, हम तो यहां भी f माइनस जी ही कर दिए, f माइनस जी कर दिए। अब यदि इस एग्जैक्ट ग्राफ की बात करें तो f माइनस जी से बाउंडेड जो भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल आया होगा नेगेटिव आया होगा ना, क्योंकि g माइनस एफ है, यहाँ तो g ऊपर है f नीचे है, तो g माइनस एफ होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या कर दिया, f माइनस जी, कोई बात नहीं, नेगेटिव ही तो आएगी, लास्ट में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, हो गया पॉजिटिव, खत्म। क्या समझ में आया कि हमें अंदर के मॉड में अच्छा खासा काम करना होता है। क्या काम करना होता है, हमें ये टेंशन लेनी होती है
कब ये मॉड प्लस साइन से खुलेगा, कब ये मॉड माइनस साइन से खुलेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम सिंपल एक ही काम करते हैं कि हम fx इक्वल्स टू gx इस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालेंगे। जो भी सोल्यूशन आ रहे हैं हम a से लेके पहले वाले सोल्यूशन, पहले वाले से दूसरे वाले सोल्यूशन, दूसरे वाले से तीसरे वाले सोल्यूशन, ऐसे b तक चले जाएंगे। अलग अलग इंटरवल में f माइनस जी निकालेंगे और सब की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, सब पर अलग अलग मॉड लगा देंगे। हमें ग्राफ का झंझट ही खत्म कर दिया हमने। ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, कब कौन ऊपर कब कौन नीचे, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।